अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। नई हुकूमत बन चुकी है और इस वक्त सबकी नज़रें, अवाम की नज़रें, हुकूमत की नज़रें, अपोजिशन की नज़रें पाकिस्तान की मईशत पर हैं कि ये मईशत यहाँ से कहाँ जाएगी। हुकूमत IMF के साथ मौजूदा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद एक नए माहदे की बात कर रही है और साथ ही मुआशी इस्लाहात ख़ास तौर पर टैक्स वसूली बढ़ाने और FBR में इस्लाहात की बातें कर रही है और IMF का भी यही मुतालबा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मुश्तरका मफादात काउंसिल की, जिसमें वज़ीर ख़जाना को रुकन नहीं बनाया गया है, मगर पहली बार वज़ीर ख़ारजा को शामिल कर लिया गया है। 25 मार्च को सदर मुमलिकत की जानिब से वज़ीर आज़म के एडवाइस पर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी मुश्तरका मफादात काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर सेफ्रॉन इंजीनियर अमीर मुकाम शामिल हो गए। माजी में ऐसा तो हो चुका है कि वज़ीर ख़जाना मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल ना हो, लेकिन वज़ीर ख़ारजा को पहली बार शामिल किया गया है। इससे पहले वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही वज़ीर ख़जाना के बजाय अपने पास रख ली थी और काबीना कमेटी बराए प्राइवेटाइजेशन की सरबराही वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को दे दी थी। फिर तनकीद हुई तो यूटर्न लिया और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही वापस वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को दे दी। ताहम काबीना कमेटी बराए प्राइवेटाइजेशन की सरबराही अब भी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के पास है और अब उन्हें मुश्तरका मफादात काउंसिल में भी शामिल कर लिया गया है, जबकि वज़ीर ख़जाना उसमें शामिल नहीं है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते दावा किया कि हमारे 9,000 अरब रुपए के महसूलात हैं, उन्हें असल में 13 से 14,000 अरब रुपए होना चाहिए। इस दफ़ा जो सख्त फैसले किए जाएंगे उनका बोझ अवाम नहीं अशराफिया उठाएंगे। जबकि आज इस हवाले से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी टैक्स महसूलात में बेहतरी के हवाले से कहा कि टैक्स महसूलात 12,000 अरब रुपए तक जमा हो सकते हैं। जो सेक्टर्स ऑलरेडी टैक्सड हैं, पूरे डॉक्यूमेंटेड हैं, अगर हम उन्हीं पे फर्दर बोझ डालते जाएं, डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। 1 साल और निकाल लेंगे, प्रॉब्ली 1 साल और निकाल लेंगे, 2 साल और निकाल लेंगे, हो सकता है 2 साल और निकाल लेंगे। लेकिन ये सुपर टैक्सेस और विंडफॉल टैक्सेस और ये सारा सिलसिला कब तक हम रखेंगे? ये कब तक हमारा चलेगा? ये सस्टेनेबल नहीं है। ये आखिरी प्रोग्राम तभी होगा अगर हम ये स्ट्रक्चरल इशूज को फिक्स करेंगे। 9.4 ट्रिलियन के महसूलात का हमारा टारगेट है इस साल। उसके अलावा एक तखमीना है कि तकरीबन 3 ट्रिलियन की लीकेज है, जिसका मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिया कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसका भी अगर आधा है तो इवन बिफोर वी गो टू अनटैक्स्ड एंड अंडर टैक्स्ड, ये जो ऑटोमेटिकली जो आपके महसूलात हैं 12 ट्रिलियन तक चले जाते हैं। हमारी ख्वाहिश है तो एंड जून अर्ली जुलाई तक कम से कम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक हम पहुंच जाए। मैं अमाउंट की अभी बात नहीं कर सकता और उसकी वजह सिर्फ ये है कि अभी वो बात हुई नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें कम से कम 3 साल का प्रोग्राम चाहिए। टैक्स रेट बढ़ाने और महसूलात में इजाफे के लिए हुकूमत रिटेलर्स और ताजिरों को टैक्स रेट में लाने की कोशिश कर रही है। होलसेल और रिटेल सेक्टर का मईशत में 19% शेयर बनता है, लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ 1% टैक्स वसूल होता है। टैक्स बेस को बढ़ाने और रिटेलर्स को टैक्स रेट में शामिल करने की पहले भी कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं, दावे किए जा चुके हैं। इस हवाले से FBR गुज़िश्ता साल नवंबर में IMF रिव्यू से पहले भी अपनी तजावीज़ पेश कर चुकी थी, जिसमें मुल्क भर के तमाम रिटेलर्स पर पाबंदी के मुताबिक टैक्स आयद करना शामिल था ताकि उनसे सालाना 100 से 200 अरब रुपए इकट्ठे किए जा सके। इन तजावीज़ को जनवरी से नाफिज होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यही नहीं, इससे पहले PDM की 16 माह की हुकूमत और उससे पहले इमरान खान की हुकूमत में भी रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन तमाम कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। इस बार हुकूमत ने IMF की शर्त को पूरा करते हुए 1 अप्रैल से नई टैक्स स्कीम लागू करने के लिए रेगुलेटरी ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने $1.1 अरब कर्ज बहाली के लिए IMF बोर्ड मीटिंग से पहले पेश की शर्त पूरी कर दी है। ताजिरों और दुकानदारों के लिए लाई गई इस स्कीम के इब्तिदाई ड्राफ्ट के मुताबिक स्टेक होल्डर्स को 7 दिनों का वक्त दिया गया था ताकि वो इस हवाले से अपने एतराज़ात की राय दे सकें। स्कीम का दायरा कार बढ़ाकर इसमें डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, दरामद करने वाले रिटेलर्स या कोई भी शख्स जो सप्लाई चेन में शामिल हो। इस स्कीम का ऐलान अभी कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर के लिए किया गया है, जो अहम तरीन तिजारती मराकज़ हैं। इससे पहले ताजिरों को टैक्स नेट में लाने की मुतादिद कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौर में डोर टू डोर पॉलिसी की और 2015 समेत नून लीग की तमाम कोशिशें शामिल हैं। शहबाज राना की खबर के मुताबिक इस माली साल के इब्तिदाई 8 माह में रिटेलर्स ने इनकम टैक्स की मद में सिर्फ 11.2 अरब रुपए अदा किए हैं, जबकि तनख्वाहदार तबके ने इस अरसे में 217 अरब रुपए टैक्स अदा किया है। खबर के मुताबिक ये स्कीम कम से कम एडवांस इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन और इसकी अदायगी के लिए मुतारिफ करवाई गई है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। अलबत्ता इस नई स्कीम के तहत ताजिर अपना पहला टैक्स 15 जुलाई को अदा करेंगे। ताजिरों और होलसेलर्स को FBR की जानिब से 30 अप्रैल तक रजिस्टर होने का वक्त दिया गया है। रजिस्टर न होने की सूरत में FBR उन्हें खुद जबरदस्ती नेशनल टैक्स रजिस्ट्री में शामिल करेगा। इस स्कीम के तहत हर ताजिर को हर महीने की 15 तारीख तक एडवांस टैक्स देना होगा। अगर किसी ताजिर की आमदनी इनकम टैक्स के थ्रेशोल्ड से नीचे हो, उस सूरत में भी उसे सालाना कम से कम 1200 रुपए इनकम टैक्स अदा करना होगा। माजी में जब PDM की हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्रेडर्स पर टैक्स लगाने की कोशिश की थी, मगर पार्टी ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया था। देखिए क्या हुआ था और क्या दावा किया गया था।
इस वक्त आपने भी तो ट्रेडर्स पर लगाया ना फिक्स टैक्स, और आप बड़े कन्विंस थे कि भाई ये टैक्स तो देना पड़ेगा, आपने बार बार कहा देना पड़ेगा, फिर मरियम नवाज साहिबा की एक ट्वीट हुई और आप उससे पीछे हट गए। बिल्कुल, मरियम मेरी बहन है और मरियम ने मुझे कहा था कि मिफ्ता भाई इसको देखो, और ट्वीट भी किया। मैं प्राइवेटली भी मैंने बहुत मरतबा बात करी है मरियम भाई से कि किस तरह इसको हम देखेंगे। लेकिन हमने नया टैक्स सिस्टम कर लिया है, 42 अरब रुपए नहीं ले सकेंगे लेकिन 27 अरब लेंगे। अब कंपेयर करिए कि पिछले साल 5.5 अरब रुपए मिले हैं, 6.25 अरब रुपए, इस बार 6.25 से बढ़ा के 27 लेकर जाऊंगा। आपका टारगेट है, अगर आप ये 3 महीने बाद नहीं कर पाएंगे, इसाक डार साहब करने लगे थे, नहीं कर पाए, फिर तहरीक इंसाफ करने लगी थी, वो भी नहीं कर पाए, वो भी इस प्रेशर में आ गए। आप करने जा रहे थे, आपने 30 जुलाई को अनाउंस कर दिया था कि मैं 150 यूनिट तक को छोड़ने को तैयार हूं, उसके बावजूद 4 अगस्त को आप मजबूर हुए। 4 अगस्त को आपने ट्रेडर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी हमने इसको विड्रॉ कर लिया। अब आप 3 महीने बाद भी जो आप कह रहे हैं ना सेल्स टैक्स आपने बढ़ाना है, आप नहीं बढ़ा पाएंगे, आपको नहीं बढ़ाने देंगे। डार साहब भी नाकाम हुए थे, हफीज शेख साहब भी नाकाम हुए थे, आप भी नाकाम हो जाएंगे। भाई अगर मैं नाकाम हुआ तो मैं छोड़ दूंगा ये नौकरी, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं ये 27 अरब रुपए का टैक्स जो मैंने इम्पोज किया है मैं नहीं कर सकता हूँ, तो फिर मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, फिर मुझे अपनी घर पे जाके अपने दूसरे काम करने चाहिए। जबकि इमरान खान की हुकूमत में FBR चेयरमैन रहने वाले शब्बर ज़ैदी ने जब रिटेलर्स को टैक्स रेट में लाने की कोशिश की तो उस वक्त उन्हें कैसे बुलाकर सब कुछ वापस करवाया गया। देखिए, हमने देखा मिफ्ता इस्माइल साहब ने कोशिश की तो मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट कर दिया और फिर मिफ्ता इस्माइल कामयाब नहीं हुए। जब आपने कोशिश की तो आपने एक इंटरव्यू में बताया कि आपकी तो जो मीटिंग हुई वो एक सिविलियन इदारे की बिल्डिंग में नहीं हुई, फिर एक अस्करी इदारे की बिल्डिंग में हुई, फिर भी मामला नहीं। वो क्या हुआ? मैं बताता हूँ। मेरी जो मीटिंग ट्रेडर्स के साथ जब मेरा डेडलॉक हो गया तो उसी ज़माने में फजलुर रहमान साहब का धरना चल रहा था। तो जब चीज़ें टेंशन पे पहुँच गई तो मुझे एक अस्करी इदारे के कमरे के DGC के साथ मेरी मीटिंग हुई। उस कमरे में मीटिंग हुई, मैं था और ट्रेडर्स के नुमाइंदे थे, और उन्होंने मतलब आप उनकी जुर्रत देखें कि वो ट्रेडर का नुमाइंदा खड़ा हुआ DGC साहब के सामने और उसने कहा सर मेरी सेल 100 रुपए है और मैं सेल पर 50 पैसे देता हूँ, 100 रुपए की सेल पर 50 पैसे टैक्स देता हूँ जो बिजली का मीटर है बस, और शब्बर साहब मुझसे 100 पर 15 रुपए मांग रहे हैं, ये तो मैं नहीं दूंगा, आप जो मर्जी कर लें, अदरवाइज हड़ताल जारी है, आपका जिम्मा है, आप कैसे संभालेंगे। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो DGC साहब ने उन्हें कहा कि ठीक है, अभी आप मुझे कहा कि आप इसको डेफर करें, हम आपसे बाद में बात करेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान इस सब में क्या कर रहे थे? वज़ीर आज़म इमरान खान इस सब में ये कह रहे थे कि तुम जो कर सकते हो करो। मैं मुझे कहा कि मैं फजलुर रहमान के धरने से बड़ा खौफज़दा हूँ, तो इसलिए ना करो। टेक्निकली यस, ना करो, मतलब इस वक्त नहीं करो, उसको डेफर करो। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, ये जब टैक्स में जाएंगे ना तो इनका पूरा कारोबार पब्लिक के सामने खुल जाएगा। ये स्मगल्ड गुड्स में डील कर रहे हैं, ये अंडर वाइसिंग गुड्स में डील कर रहे हैं, ये अनटैक्स गुड्स में डील कर रहे हैं, ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड की गुड्स में डील कर रहे हैं। कराची में कितनी सारी चीज़ें हैं जो स्मगल्ड गुड्स मिलती हैं, तो ये किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन में जाने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये दोनों शख्सियात ही आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब और शब्बर ज़ैदी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, शब्बर ज़ैदी साहब, आप दोनों ने कोशिश की, उस वक्त भी ज़ाहिर कहा जा रहा था कि कोशिश आपकी सही डायरेक्शन में है, पार्टी से सपोर्ट नहीं मिली आपको। शब्बर ज़ैदी साहब के साथ क्या हुआ उन्होंने खुद बताया, आपके साथ क्या हुआ आपने देखा। नाउ एक दफ़ा फिर कोशिश की जा रही है, टैक्स बेस को बढ़ाना है, IMF को भी यकीन दिलाया जा रहा है, कौम को भी यकीन दिलाया जा रहा है, और इस कौम को बार बार यकीन दिलाया गया और IMF को भी। क्या इस दफ़ा आपको लग रहा है कि वाकई ये हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, या बस एक और उम्मीद दिलाई जा रही है? एक फ़र्क ये है इस दफ़ा कि पिछली दफ़ा जब हमने ये डाला था 41 अरब रुपए का और बाद में 27 अरब रुपए का, तो IMF की रिक्वायरमेंट नहीं थी। IMF ने आपको एक टैक्स हदफ दिया हुआ था, हमने इसके अंदर ये डाल दिया था। अब ये IMF की रिक्वायरमेंट है, तो अब IMF इससे पीछे नहीं हटेगा। और मैं सच ही बता रहा हूँ कि उस वक्त भी ये हो सकता था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये 1-2 दिन की परेशानी की बात है और उसके बाद ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। हम तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब कर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि पीछे अब कोई जाने का रास्ता नहीं है। जितनी तनख्वाहदार तबके के ऊपर आप टैक्स लगा सकते थे आपने लगा लिया। अब आपने 3 तबकात को छोड़ा हुआ है, एक ज़रूरी इनकम को छोड़ा हुआ है, एक प्रॉपर्टी को छोड़ा हुआ है। ये दोनों के ऊपर सूबा इसलिए टैक्स नहीं लगाता कि उसके पास वाफर पैसे हैं, और सर्विसेज के ऊपर हुकूमत टैक्स नहीं लगाती। ये 3 को अब छोड़ नहीं सकते आप, ये ज़्यादती होगी, मुल्क के साथ ज़्यादती होगी अगर आप इनको छोड़ देंगे। अब और मगर जो एक सियासी इम्पैक्ट होता है वो आपने खुद ने देखा है, जो प्रेशर आया था वो ज़ाहिर इकोनॉमिक प्रेशर थोड़ी था जिसकी वजह से आपको पीछे हटना पड़ा, वो सियासी प्रेशर था। वो ऐसे हालात आपको नजर आ रहे हैं, ज़ाहिर पॉलिटिक्स भी आप समझते हैं कि जिसकी वजह से अब ये हो सके? इसकी कोई गुंजाइश नहीं है ना होने की। अब अगर IMF इंसिस्ट कर रहा है कि ये करो, देखो लास्ट टाइम हमने बहुत कोशिश करी, मैंने और शहबाज शरीफ ने, कि 35% तक इनकम टैक्स को ना ले जाओ सैलरी क्लास के ऊपर, और लाख रुपए के ऊपर ना शुरू करो इनकम टैक्स। लेकिन क्योंकि हफीज़ शेख साहब ने उनकी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर को प्रॉमिस कर दिया था, तो वो उनके लिए भी एक अना का मसला हो गया था, तो हमको ये करना पड़ा। हालांकि मैंने बहुत सारे इनको अल्टरनेट टैक्स बताए थे।
अब मेरे ख्याल से क्योंकि इनको भी समझ है IMF को कि इतना बड़ा सेक्टर, जो शबज भाई ने अभी बात भी करी थी, इतना बड़ा टैक्स नेट के बाहर है, तो ये काम नहीं हो सकता। उस वक्त जब मैंने नंबर लिए थे तो 22.5 लाख, कराची को छोड़ के जो NTDC के सिस्टम में 22.5 लाख दुकानदार थे, उसमें से 30,000 सिर्फ इनकम टैक्स देते थे। तो बाकी 22 लाख और 20,000 को अगर आपने इस्तिस्ना दे रखी है तो ये मुल्क कैसे चल सकता है फिर? शबज साहब, आपका तो ज़ाहिर एक बड़ा दिलचस्प एक्सपीरियंस है, बाकायदा तौर पर ISI के दफ्तर में बुलाकर DGC के सामने ट्रेडर्स ने फिर भी डट गए वो, और ज़ाहिर सियासतदान या सियासी वर्कर या कोई सहाफ़ी हो तो शायद उठा लिया जाता, उठाए भी नहीं गए वो, तो इतना सख्त उनकी तरफ से बात की गई और शट डाउन कर देते हैं, प्रेशर करते हैं वो, तो किस तरीके से आपके ख्याल में हो सकता है पॉसिबल? देखिए, मिफ्ता साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब हमारे पास चॉइस नहीं है। पहली बात तो ये कि उस वक्त पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब नहीं थे जो हमारे IMF की पोजीशन है। अब एक्चुअली हमारे पास टैक्स में स्पेस नहीं है, हम इंडिविजुअल के टैक्सेस को भी, कंपनी के टैक्सेस को भी उस जगह पे ले गए हैं जहाँ पर अब हम उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। देखिए, सबसे बड़ा खौफ जो होता है ना, आपस की बात है, वो ये है कि इनके पास शटर पावर है। सपोज़ करें मैं इनको कहता हूँ कि आप टैक्स दें, और वो एसेंशियल कमोडिटी की शॉर्टेज कर देते हैं, दूध, गोश्त, दाल, सब्ज़ी, तो आप ही कल कैमरा लेके चले जाएंगे कि देखें जी शब्बर साहब ने दुकानें बंद करवा दी, दूध नहीं मिल रहा बच्चों का। अब अगर आपने ये काम करना है शाहजेब, तो कौम को साथ खड़ा होना पड़ेगा, और ये आपका मीडिया का काम है कि वो डिमॉन्स्ट्रेट करे कि सर ये ज़रूरत मिफ्ता की या शब्बर ज़ैदी की नहीं है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है कि ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो कि एक आदमी 35% टैक्स दे रहा है और एक आदमी तकरीबन 0% दे रहा है। आप बात कर रहे हैं टैक्सेबिलिटी की, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि अनारकली में दुकानें कितनी हैं? ये तो टैक्सेबिलिटी तो बात की बात आएगी ना, ये आजम कौर मार्केट में दुकानें कितनी है, हमें तो ये भी नहीं पता। हम FBR के पास ये डेटा नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है। नहीं, आप चले आजम कौर मार्केट छोड़े, बोरी बाजार में कितनी दुकानें हैं, कितने आउटलेट्स हैं, हमें नहीं पता। आपको मैं एक मिसाल दे सकता हूँ, जब बांग्लादेश में ये रिटेलर पर टैक्स लगा था, उस वक्त वहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो सैफुर रहमान साहब थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और उन्होंने 15 दिन हड़ताल की थी बाजारों ने, 15 दिन। आप मुझे बताइए शाहजेब साहब, हमारा मीडिया, हमारी सोसाइटी एक दिन हड़ताल अलाउ करेगी बाजार बंद करने का? ये है मसला पाकिस्तान का। क्यों डरता है शहबाज शरीफ साहब, क्यों डरेंगे बेचारे? इसलिए डरेंगे कि वो कहेंगे यार बाजार बंद हो गया, जैसे ही शहबाज शरीफ आए बाजार बंद हो गया। यही मुझे खौफ था, यही शायद इसको भी खौफ हो, और हमें अब इसको लगे। मगर जिस तरह मैंने आपके एक और प्रोग्राम में कहा था, जब एक्सचेंज कंपनी वालों को एक साहब ने बुला के कहा था कि एक्सचेंज रेट हैज़ टू बी लाइक दिस, मीटिंग फिनिश्ड, याद है आपको? मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था। अब आपको शायद ऐसी ही ज़बान इस्तेमाल करनी पड़े किसी और के साथ। और ज़ाहिर उस ज़माने में फिर एक्सचेंज कंपनीज के लिए भी रेगुलेशंस लाया, स्टेट बैंक ने काफ़ी सारे इकदाम किए, और अब हमें नजर आता है कि जो करेंसी मार्केट में एक पैनिक था वो नहीं है, ठीक हो गया ना, काफ़ी टाइम से क्यों हुआ? सख्ती करनी पड़ी है थोड़ी सी। और मगर एक और मसला जिसकी शब्बर साहब ने भी बात की थी, वो स्मगल्ड माल का है कि जी इतना सारा स्मगल्ड माल है कि आप उन्हें टैक्स रेट में लेके आए तो वो कहते हैं हमारी जो सोर्स है जिसके थ्रू हम लेके आ रहे हैं, कपड़ा हो या फिर गोल्ड के लिए आपने बात की थी कि ज्वेलरी वाला कहता है कि मैं बताऊंगा कैसे मैं स्मगल करके गोल्ड लेके आ रहा हूँ, तो आगे मैं फिनिश प्रोडक्ट पे कैसे, ये कैसे मामला हल होगा? देखिए, ये जो है ना, एक दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी स्ट्राइक पाकिस्तान में हो सकती है। जब MQM कराची में एकदम अपने उरूज पे भी थी ना और स्ट्राइक करती थी तो शाम को दुकानें खुल जाती थी। दुकानदारों को भी पैसे कमाने होते हैं, इतनी यूनिटी नहीं होती है, जो कुछ लोग अपनी सियासत चमका रहे होते हैं, बाकी दुकानें खुल जाएंगी। एक तो ये। दूसरा, जो मैंने प्लान किया था, मैंने सोने वालों को अपने पास बुलाया, मैं कहा भाई तुम्हारे पास कितना टैक्स लगता है? उन्होंने कहा 17% सेल टैक्स है। सोने के ऊपर कोई 17% सेल टैक्स नहीं देगा, उस ज़माने में 17 था या आज 18 है, वो नहीं देते। और उसके बाद उनके ऊपर इंपोर्ट के ऊपर भी 20% था, और उसके बाद इनकम टैक्स था, जबकि उनको 3% खर्चा आता है। ये पेशावर से काबुल के थ्रू सोना स्मगल होकर आता था, दुबई से कराची के पोर्ट से नहीं आता, ये इस तरह आता है। तो मैंने कहा अच्छा यार 3% तुम स्मगलिंग पे खर्च करते हो, मुझे 4% दे दो, हलाल कर लो। तो उस पर वो रेडी हो गए थे। हमने कोशिश की थी कि हमने कार डीलर से अलग डील करनी थी, फर्नीचर वालों से अलग डील करनी थी, सोने वालों से अलग डील करनी थी, फैशन हाउसेज से अलग डील करनी थी। इनसे अलग अलग डील कर ले तो उनके रिटेलर्स के पावर टूटते हैं, और फिर छोटे रिटेलर्स को उसके ऊपर आप जो है वो 3,000 रुपये, आप 4,500-5,000 रुपये आप उसको यूनिफॉर्म टैक्स लगाते हैं। दूसरी बात याद रखें कि कितना बिजली का बिल बढ़ा है कि जिसको 15, 20, 25 रुपये यूनिट मिलता था उसको आज आप 60 रुपये यूनिट दे रहे हैं कमर्शियल दुकानदार को, तो फिर भी वो ले रहा है ना। तो इसका मतलब है कि आप इस पर टैक्स भी लगा सकते हैं। मतलब मेरा ये जो सोच है वो ये था कि मईशत का हर हिस्सा टैक्स दे। और जहाँ तक स्मगल्ड गुड की बात है तो देखें यार, एक मरतबा ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में गुड्स आ जाते हैं ना, दैट्स टू लेट। आपको उसको रोकना है बॉर्डर पे और एयरपोर्ट्स पे,
ठीक है, दिस इज़ द जॉब ऑफ कस्टम्स एंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू स्टॉप इट एट द बॉर्डर। अगर आपने मतलब इस वक्त डीजल है वो आता है आधे पाकिस्तान में, या अफगान ट्रांजिट की ट्रेन, ये चीज़ें आपको बॉर्डर पर रोकने की है। एक मरतबा शहर में आ जाए फिर आप पकड़ा पकड़ी शुरू कर देंगे तो बड़ी इकोनॉमी के अंदर अनसर्टनिटी और बेचैनी फैल जाएगी। और इस वक्त जो है एग्रीकल्चर का भी आपने बताया था कि क्या आपका एक्सपीरियंस था, शामिल कुरैशी की सरबराही में तमाम जमातों के लोग आ गए थे, आरती की आपने साहिब, ये पॉसिबल हो पाएगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिलके आगे बढ़े और कम से कम एग्रीकल्चर पर भी इनकम एक बेसिक बनाते कि फार्मर नहीं मुतासिर होगा, बड़े लैंडलॉर्ड मुतासिर होंगे, हो पाएगा? देखिए ना, आज एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर एक मार्केट कमेटी होती है जहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकती हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन जब मैं FBR था वो ये था कि मार्केट कमेटी के अंदर सिर्फ 4 आइटम बिकती हैं, बाकी सारी मार्केट के बाहर बिकती है क्योंकि वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये काम करना पड़ेगा कि वो अपनी बेसिक कमोडिटी की मार्केट, जो मार्केट कमेटी का सिस्टम है उसको पूरी तरह इन्फोर्स करे। हमारे यहाँ टैक्स जो है ये एक अर्बन सब्जेक्ट है, देहात में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इनकम टैक्स दे, लेकिन वो तो ये समझते हैं कि ये देहात में जो बिक रही है तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का हिस्सा है। तो हमें टैक्स के सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। छोटे छोटे शहरों में टैक्स अफसरान को जाके बताना पड़ेगा भाई टैक्स भी कलेक्ट करना है। यहाँ हज़ारों दुकानें हैं, अब गुजरांवाले में भी हज़ारों नहीं बल्कि लाखों दुकानें होंगी। अब गुजरांवाला कोई गांव नहीं है या शेखुपुरा कोई गांव नहीं है। तो हमें ये पूरा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, सबसे पहले हमें शाहजेब हमें मैपिंग करनी पड़ेगी कि इस वक्त ट्रेड चाहे आड़ती की हो चाहे वो रिटेलर की हो, वो मैपिंग होनी चाहिए। गूगल से करें कि आज पाकिस्तान में क्या साइज़ है इस ट्रेड की बिजनेस का, और फिर जब आप उसको सेटल करेंगे तो फिर आपकी बात आगे बढ़ेगी। अहम बात यह है कि इस वक्त पैनिक नहीं दिख रहा है। एक ऐसा टाइम था कि पैनिक नज़र आ रहा था, करेंसी मार्केट में पैनिक था, नहीं समझ में आ रहा था इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी, इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएंगे। फरवरी के नंबर अच्छे आए इन्फ्लेशन के, अच्छे तो नहीं है मगर कम से कम उसमें डिक्लाइन नज़र आया। आगे जाके एक्सपेक्टेशन है कि शायद इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, एक्सपेक्टेशन है कि शायद करेंसी इसी स्टेबिलिटी होगी, पैनिक नहीं नज़र आ रहा है। कम से कम ये आपको लग रहा है कि एक तो पाकिस्तान की हुकूमत और IMF की, क्योंकि आपने डील किया है IMF के साथ, एक केमिस्ट्री इन दोनों के दरमियान ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट हो, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, आगे जाके प्रोग्राम भी हो जाएगा और कोई ऐसे खतरात नहीं है कि जिसकी वजह से पैनिक हो? नहीं, बिल्कुल आई थिंक के ख़तरात से बिल्कुल बाहर निकल गए हैं। और फरवरी का नंबर एक्चुअली अगर आप देखें तो फरवरी टू फरवरी 21% है, जो कि ठीक नहीं है, लेकिन फरवरी जनवरी के ऊपर से 0% है, 0.03। तो इससे अच्छा नंबर नहीं हो सकता। और अगर ये 2-3 महीने और चल गया तो आपका यहाँ शरह सूद भी कम हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह ग्रोथ भी आ जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और जो आपने बात की कि जब आपने ये एक्सपेक्टेशन तोड़ दी कि रोज़ डॉलर बढ़ रहा था और जब सब लोग अपने पैसे जो थे, रुपए जो थे वो डॉलर में करवा रहे थे, अब जब ये बात ख़त्म हो गई है तो इस वक्त स्टेट बैंक डॉलर ख़रीद रहा है और इंपोर्ट के ऊपर कोई कदगन मुझे तो कम से कम नहीं नज़र आती कि कोई कदगन हो। कोई शाज़ व नाज़र कोई एक आध चीज़ रोकते होंगे। पेमेंट्स में कुछ इन्होंने ताख़ीर की हुई है, बिल्कुल वो भी आहिस्ते आहिस्ते कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त डॉलर की जो है मार्केट स्टेबल हो गई है, हमारी इन्फ्लेशन कम हो रही है और दिस इज़ अ गुड टाइम। और IMF से देखें, दोनों जो पिछली मरतबा ये स्टाफ एग्रीमेंट हुए, इस बार जो औरंगजेब साहब के साथ हुआ और पिछला जो शमशाद साहबा के साथ हुआ, ये दोनों एक दिन जिस दिन IMF गया उसके दूसरे दिन उन्होंने प्रेस रिलीज़ कर दी। तो बड़ी खुश उसलूबी से हुआ है। ये जो प्रोग्राम शहबाज शरीफ ने पेरिस में किया ये भी 3-4 दिन में हो गया था और मैं समझता हूँ कि ये ऑलरेडी इन्होंने बातें शुरू कर दी हैं। और अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह अगर जून के अंदर हो जाता है, जून के बजट देखने के बाद IMF करेगी प्रोग्राम मोस्ट लाइकली, तो ठीक हो जाएगा। और एग्रीकल्चर इनकम का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इनकम सूबे के पास नहीं होनी चाहिए। इसको भी आप वफाक में दे दो ताकि ये कोई स्केप ना कर सके, इवेड ना कर सके। लेकिन इसके ऊपर मैं अब भी ये समझता हूँ कि फिक्स टैक्स होना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। और 12 एकड़ आप छोड़ दें पहले किसी भी शख्स के, ताकि आप गरीब लोगों के ऊपर या गरीब किसान के ऊपर टैक्स ना लगाएं। लेकिन जो मुतवासर तबके से हैं या अच्छे किसान हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाएं। फिक्स का कह रहे हैं, इनकम की मुखालफत करें इसलिए करें कि हो नहीं पाएगा, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। कुछ और बात, इनकम टैक्स है लेकिन क्यों इतना उसमें डालना कि भाई आप उसको बोल दें यार तुम 10,000 रुपये फी एकड़ दे देना पहले 12 एकड़ छोड़ने के बाद, तुम्हारे 50 एकड़ की अराजी है तो तुम 3,80,000 रुपये दे दो, खत्म हो गई बात। शबरदीन साहब, ज़रा बात हो रही थी जब अगस्त सितंबर में पिछले में कि दिसंबर शायद मुश्किल से पाकिस्तान निकाल पाएगा, फिर डिफॉल्ट के खतरात पैदा हो जाएंगे, रीपेमेंट्स बहुत सारी आ रही हैं, ग्रोथ नहीं है कोई अच्छी, 2 से 3% के दरमियान स्टेट बैंक भी कह रहा है। मगर करंट अकाउंट सरप्लस हमने एक और दिया फरवरी में, $1 अरब से भी कम इस वक्त 8 महीने का करंट अकाउंट खसारा है। डिफॉल्ट के खतरात की बात नहीं हो रही है, करेंसी मार्केट में पैनिक नहीं है, मगर रिजर्व हमारे फिर भी अभी तक कम है। हम उस फेज से निकल गए कम से कम कि पैनिक की सूरत हाल, और IMF से साथ आपने भी डील किया है, एक ऐसा है कि अगला प्रोग्राम भी आसानी से हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, मैं तकरीबन मुझे 100% यकीन है। और शाहजेब देखिए, थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 14 अगस्त 2021 को जब काबुल फॉल हुआ था तो
इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था जो पसंद नहीं किया गया था और जिसके बहुत सारे असरात आए। उसके बाद से जो पाकिस्तान का प्राइमरी लेंडर है या पाकिस्तान का प्राइमरी लेंडर का सपोर्टर है, उसके साथ हमारे रिलेशन डिस्टर्ब होके अब आहिस्ता 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 आके उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर वो कंफर्टेबिलिटी की तरफ चले गए हैं। कंफर्टेबिलिटी का मतलब ये है कि औरंगज़ेब साहब ने कागज़ भेजा, वो शाम को साइन होके आ गया। पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग बात कर रहे हैं, देखिए मैं उसी कागज़ को मैं कह सकता हूँ कि ये कॉमा सही करो, फुल स्टॉप सही करो, ये करो वो करो, और अगर मेरा आपके साथ ट्रस्ट गैप ब्रिज हो जाता है तो वो फिर आप उसको चीज़ें कर देते हैं। और ये जो गवर्नमेंट, पता नहीं लोग मेरी बात को अच्छा नहीं समझते या समझते हैं, मैंने ये बात कही थी कि अगर सियासी सेटअप में कोई चेंज आता भी है, कोई अगर आता भी है विद इन हाउस कोई चेंज आता भी है, तो फाइनेंस मिनिस्टर सेम रहेगा। अभी भी मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, मेरी बात रिकॉर्ड पर रख लें, ये मेरी बात रिकॉर्ड पर रख लें कि अगर कोई सेटअप सियासी चेंज आएगा तो ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं जाएगा। वो फाइनेंस मिनिस्टर पर भी कमेंट कीजिएगा। मुफ्ती साहब, एक अजीब सूरत हाल हमने देखी है कि हफीज शेख साहब थे, वो IMF से डील करे थे, उन्होंने कभी ये शिकायत नहीं की कि जी बड़े हालात ख़राब है। शौकत तरीन साहब आते हैं, उन्होंने कहा कि पहले तो मैं बड़ी आसानी से करता था जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अभी तो अजाब बन गया है, IMF बहुत सख्त रवैया है IMF का। आप आए, आपने कहा कि जी क्रेडिबिलिटी के हमारे इशूज़ क्रिएट हो गए पाकिस्तान के, मुश्किल है ज़रा IMF का रवैया, मगर हो गया। मगर फिर डार साहब आए, डार साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादती हो रही है और उन्होंने तो कोई साजिश की बात भी की। अब ये फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, बड़ा आसानी से मामला हो गया। ये क्यों फाइनेंस मिनिस्टर टू फाइनेंस मिनिस्टर चीज़ें बदल रही हैं? हमारे कोई मसाइल है? नहीं, आई थिंक हमारे मसाइल हैं। ये औरंगज़ेब साहब से भी हुआ है और शमशाद साहिबा से भी आसान हुआ है। हाँ, उनसे तो देखिए, सच्ची बात यह है कि ये फ्रंट लोडिंग वाली बात पे भी मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करूंगा कि अभी भी IMF जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेगा हमारे ऊपर कि हम रिफॉर्म्स कर लेंगे। हम बातें बड़ी करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें कर लें। तो ये फ्रंट लोडिंग जो है वो रिफॉर्म्स की बात करेंगे कि आप जो है वो निचकारी का प्रोसेस शुरू करें, आप NFC अवार्ड के अंदर जो है उसकी कमेटी कम से कम बनाएं, उस पर रिव्यू की मसला शुरू करें और पहले 2-4 रिव्यूज़ के अंदर इस चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ ये डालेंगे और डालना भी चाहिए, क्योंकि ये रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। अगर आप इस मुल्क के अंदर NFC अवार्ड को चेंज नहीं करते, इस मुल्क में निचकारी नहीं करते और 2-4 और रिफॉर्म्स नहीं करते, तो फिर कुछ भी कर लें आप IMF से, आप इधर ही खड़े रहेंगे। मतलब क्योंकि आपके खसारे इतने बड़े होंगे कि आपको नोटें छापनी पड़ेंगी, आपकी महंगाई बढ़ती रहेगी, ग्रोथ नहीं आएगी। तो आपको ये बेसिक रिफॉर्म्स करने होंगे। अगर हम बालिगों की तरह खुद ये फैसले कर लेते तो शायद आज हमको IMF के बार बार दहलीज पे खड़ा नहीं होना पड़ता, लेकिन हम ये को फैसले नहीं कर सकते, तो ये करना पड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि अगर हम नहीं चाहते कि डिफ़ॉल्ट होना है, और हम नहीं चाहते पाकिस्तानी मिनासर कौम, तो IMF भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो। वो भी चाहता है कि पाकिस्तान सक्सेसफुल हो। उनकी भी लोगों की बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं IMF की पाकिस्तान के अंदर, उनके पर्सनल ज़ाती इमोशनल कनेक्शंस होते हैं क्योंकि जो लोग इस पर काम कर रहे होते हैं। तो कोई भी नहीं चाहता है। आपको विलिंगनेस शो करनी है कि हम रिफॉर्म्स कर सकेंगे। अगर आप ये विलिंगनेस शो कर रहे हैं तो सबको पता है कि पाकिस्तान में क्या मसाइल हैं, IMF को भी पता है। उनको पता है कि टैक्स जमा करना आसान नहीं हो, तो वो 180 मुल्कों से डील करते हैं। उनको पता है कि पहले दिन हर चीज़ सही नहीं होगी, लेकिन वो कहते हैं कि हमको ये इंटेंट नज़र आना चाहिए। तो जब वो वज़ीर ख़जाना से मिलते हैं और उनको ये इंटेंट नज़र आता है, खा वो औरंगज़ेब हों या शमशाद साहिबा हों, जब उनको ये इंटेंट नज़र आता है कि उसकी सोच सही है, वो रिफॉर्म्स की तरफ जा रहा है, तो फिर मुश्किल नहीं होती है। लेकिन जब उनको ये डर लगता है, हफीज शेख की भी है कि जब उनको ये डर लगता है, जब शौकत तरीन साहब ने एक एक्सपेंशनरी बजट दे दिया था, फिर नवंबर में उनको भाग के जाना पड़ा, जब उनको ये डर लगता है कि यार ये फाइनेंस मिनिस्टर ही गलत सोच रहा है, कि फाइनेंस मिनिस्टर सोच रहा है नहीं मैं ग्रोथ ले आऊँगा, वो कोई मसला नहीं है, तो फिर जब उनको डर लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ही सोच रहा है, तो फिर वो कंडीशंस बहुत ज़्यादा डालते हैं। लेकिन जब इनको लग रहा है कि मिनिस्ट्री खुद सही सोच रही है, तो फिर मसला कम हो जाता है। शेख साहब, आपने 2021 में गालिबन कह दिया था कि पाकिस्तान एक गोइंग कंसर्न नहीं और आपको डिफ़ॉल्ट का खतरा दिख रहा है। उस वक्त आप पे बड़ी तनकीद हुई थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी कि जी क्यों डिफ़ॉल्ट की बातें करें। फिर वो खतरात आए और ऐसा लग रहा था कि कहीं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएगा। बट जब आप ये कहते हैं गोइंग कंसर्न नहीं है, अब है ऐसा है कि हम चीज़ें यहाँ से बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, हम सिर्फ मरहम पट्टी करके इस तरह आगे चल सकते हैं? मैं देखो, दो चीज़ें हैं ना। एक तो बिल्कुल आप टेक्निकल बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में कोई एक्चुअल इंसिडेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट में जाएंगे, वो नहीं होगा कभी। मगर अगर आप मुझे ये कहते हैं कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात अच्छे हो गए, तो मैं आपकी बात से एग्री नहीं करूँगा। ये नहीं हो सकता किसी मुल्क के अंदर कि 10,000 बिलियन का 9,500 बिलियन का रेवेन्यू हो और उसमें से 8,500 या 8,000 का इंटरेस्ट कॉस्ट हो। हम इस इंटरेस्ट कॉस्ट के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। हम इस NFC अवार्ड के सिस्टम के साथ हमें इसको दोबारा देखना पड़ेगा।
आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद करते हैं कि फाइनली इस मुल्क में रिफॉर्म्स होंगे। दोनों हजरात जो बाकायदा तौर पर देख चुके हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में काम होता रहा है, फिर काम नहीं होता है, दावे हो जाते हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ से भी पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, मगर फैसलों पर अमल दरामद किया जाए। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद इस पर सियासी तनाज़ा संगीन हो रहा है। हुकूमत रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी करवाने जा रही है और कल इस हवाले से TORs और कमीशन के सरबराह के नाम सामने आने का इम्कान है। हुकूमत ये भी वाज़ेह कर रही है कि इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह की तजवीज़ पर तश्कील दिया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि फुल कोर्ट मीटिंग में अक्सरियती जजेस की राय के बाद ही चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी, जिसमें इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ दी गई थी। मगर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से बनने वाले इस हुकूमती कमीशन को तस्लीम करने से साफ इनकार कर रही है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जजेस ने खत हुकूमत को नहीं बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है, बल्कि हुकूमत से तो जजेस को शिकायत हैं, इसे सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मामले को देखना चाहिए और ये बोझ खुद अदलिया को उठाना चाहिए। आम बात यह भी है कि तहरीक इंसाफ इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़ी है, उनकी तारीफें कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सवाल उठाया है कि इन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने के बजाय खुद ही तौहीन अदालत के नोटिस क्यों जारी नहीं किए। साथ ही तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। जो रहनुमा हैं लतीफ़ खोसर साहब, उनसे सवालात की खबरें सामने आ रही हैं। सेनेट के जो टिकट्स हैं उसके हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लतीफ़ खोसर साहब ही हमारे साथ मौजूद हैं। लतीफ़ खोसर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले पार्टी एग्जैक्टली क्या मौक़िफ़ है, जजिस के साथ खड़ी है, इस कमीशन की मुखालफत करती है, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि पहले चीफ जस्टिस मिले हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस से, जो कि लामी में भी सामने आया, फिर फुल कोर्ट का इजलास हुआ, फिर वज़ीर आज़म से मिले, उस फुल कोर्ट इजलास के बाद फिर फुल कोर्ट का इजलास हुआ, फिर ये मामला तय पाए हैं। क्या मौक़िफ़ है? देखें, हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि एक तो चीफ जस्टिस को बिल्कुल चीफ एग्जीक्यूटिव से नहीं मिलना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलना चाहिए था, इसलिए कि शिकायत जो 6 हाई कोर्ट के जजेस ने की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, उन्होंने एग्जीक्यूटिव और एस्टैब्लिशमेंट के संगम के इनके ख़िलाफ़ की थी, और एग्जीक्यूटिव का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। सो इसलिए उनका मिलना बनता ही नहीं था। और आपको एक मैं अर्ज़ करता चलूँ कि शेख अब्दुल रशीद अपना सर अब्दुल रशीद जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, ये जब लियाकत अली खान साहब पहले वज़ीर आज़म ये सर्किट पर आए हुए थे, उस वक्त इसे फेडरल कोर्ट कहते थे। ये सुप्रीम कोर्ट 1956 में इसका नाम जो है नॉमेनक्लेचर बदला था। तो ये फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान के यानी मुत्तहिदा पाकिस्तान के, वो सर्किट पे लाहौर तशरीफ़ लाए, तो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने उनके सेक्रेटरी को भेजा, पैगाम भेजा कि प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस को मिलना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू कॉल अपॉन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो जवाब मिलता है उनको, सेक्रेटरी की जानिब से जाता है कि सॉरी, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस रिग्रेट्स मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर, इसलिए कि सर्किट पर रियासत स्टेट के ख़िलाफ़ और स्टेट के मुकदमात उनके जो है अदालत में समाअत के लिए लगे हुए हैं, और वो कोई ऐसा शायबा पाकिस्तान के अवाम को नहीं देना चाहते कि किसी अंदाज से प्राइम मिनिस्टर मिला है और नालिश जो शहरी की थी वो किसी अंदाज से मुतासर हुई है रियासत के, स्टेट के जो है चीफ एग्जीक्यूटिव के। अगर जो कल हमें लॉ मिनिस्टर ने ये कहा कि जो मुलाकात थी वो चीफ जस्टिस ने बताया और सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह साहब ने भी बताया कि फुल कोर्ट के में ये बात तय हुई और उसके बाद वजीर आजम से मिलने का फैसला किया और चीफ जस्टिस ने खुद ने पैगाम भिजवाया। और सब और माजी में हमने देखा है कि जस्टिस साकिब निसार साहब से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, वो तो इवेंट्स में भी शिरकत करते थे, माजी करीब की मिसाल तो ये है। मगर इस वाले मामले में अगर फुल कोर्ट ने फैसला किया, जो कि लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, तो क्या फिर भी नहीं मिलना चाहिए था अगर सारे जजेस ने मिलकर फैसला किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबरान हमारे कल प्रोग्राम में मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के तो सदर और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, उन्होंने कहा कि अगर जजेस ने मिलकर ये फैसला किया तो दुरुस्त है, हम तो खुशाइन समझते हैं। जी नहीं, मिल के फैसला नहीं है, आप खुद बता रहे हैं और हमें भी अंदर की खबरें हैं, इसमें बड़ी शदीद इख्तलाफ था। हाँ, मेजॉरिटी तो क्योंकि चीफ जस्टिस के पास इस वक्त है, तो ये ग्रुपिंग तो आपको पता ही है जो भी कितनी शाद किस्म की ग्रुपिंग ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन बात ये नहीं है, बात एक असूल की है। बात असूल की ये है कि हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के आगे सारा मामला रख दिया। 2 दिन नशिस्तें जो है फुल कोर्ट की होती रही हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो ये सुप्रीम कोर्ट ही ने जो
पेटर फेमिलियस है, फादर ऑफ द जुडिशरी है, चीफ जस्टिस। उनका काम तहफ़्फ़ुज़ देना था जजेस को, सुपीरियर कोर्ट की और बातिहत अदालत के जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देना था, न कि एग्जीक्यूटिव के आगे फेंक देना था। ये तो आपको पता है मुस्लिम लीग नवाज का तो हमेशा वतीरा रहा है। इन्होंने लोन कमीशन बनाई, अपनी इन्होंने कोऑपरेटिव के जो करप्शन को जो है कवर अप किया। इन्होंने शफीउर रहमान कमीशन बनाई, वो जो मगर खोसा साहब अगर स्टाफ का इल्जाम था, मगर खोसा साहब इसमें इस वक्त अगर जुडिशल कमीशन बनना था तो वो हुकूमत ही बना सकती है, और फिर चीफ जस्टिस कैसे खुद कमीशन कैसे बना देते? कमीशन से कुछ निकलता है पहले ये बताएं। हमूदुर रहमान कमीशन देख लें, मिसिंग कमीशन देख लें, एबटाबाद कमीशन, उसामा बिन लादेन कमीशन देख लें। और कमीशन को तो ये तो दफन करने वाली बात है। देखें खानदादा साहब, हमारी बड़ी वाज़े तौर पर है कि ये जुडिशरी पर ये असॉल्ट किया गया है। ये चेनों में इस वक्त तो जो जजेस ने कैफियत बताई है, द जस्टिस हैज बिन चेन्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड एस्टैब्लिशमेंट। ये जंजीरों में जकड़ दिया गया है इंसाफ को। इस अंदाज से जिस तरह से आपने देखा बुलडोज करके सजाएं की गई हैं, दिलावर ने जिस तरह से सजा की, जिस तरह से तोशा खाना में सजा जो है उसने की, अगर कमीशन से यानी आप कहने बुनियादी तौर पर कमीशन से कुछ निकलता ही नहीं है, चाहे हाजिर सर्विस का होता है, रिटायर्ड का होता है, तो फिर एक मुतालबा 184(3) का है। हुकूमत ये कह रही है, कल हमने जब वजीर कानून के सामने मौका रखा, उन्होंने कहा 184(3) के तहत जो भी अदालत ने नोटिस लिए थे उनका भी हाल देख लें, उनसे भी क्या तबाही फैली है, तो फिर क्या होता? देखें, मैं समझता हूं खुद चीफ जस्टिस को तजर्बा ऑलरेडी मौजूद है। अभी इन्होंने शौकत सिद्दीकी साहब को जो बरी किया है और जो इन्होंने क्वाश किए हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई को कलअदम करार दिया और लिखा कोरम नॉन जुडिस और मेलाफाइडे का लफ्ज़ लिखा। इन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरह से जज जो है अपना माफी उस ज़मीर बयान करते हुए बताता है कि प्रेशर है, तो उसको निकाला नहीं जा सकता। और ये बदनीयती पर उसको निकाला गया जो चीफ जस्टिस बनने जा रहा था। तो मुझे बताएं कि ये अगर तो हमने किसी को सजाए मौत करने के बाद हमने 45 साल लगा के कहना है मिस ट्रायल था, मगर और ये जो है शौकत सिद्दीकी साहब के केस में भी उनके जो इल्जामात थे उनकी तहकीकात तो नहीं की अदालत ने, सिर्फ ये कहा कि बगैर तहकीक के उन्हें हटाना ठीक नहीं था, और उनकी तकरीर तो उसमें भी उन्होंने तहकीकात तो नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने। सर यही तो 6 जजेस ने कहा है कि हम तायीद करते हैं शौकत सिद्दीकी साहब के इस डिमांड की कि इस पर मंतकी नतीजे पर पहुंचा जाना ज़रूरी था, क्योंकि वो सिलसिला रुका नहीं है, इन जजेस ने कहा। इसलिए खुदारा इसका इहाता कीजिएगा। हम तो पहले दिन विंडिकेट हो गए। हम तो कह रहे थे कि फैसले कोई और कर रहा है, यहाँ बैठ के बुलडोज कर रहा है। मुझे खुद इमरान खान कहता था दो तरफा लंबी चौड़ी इतनी बहसें कर रहा है। ये जजिस तो शौकत अली सिद्दीकी के मामले को बुनियाद बनाकर मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे साथ फिर ये हुआ, अपनी वाकयात बता रहे हैं। तो शौकत सिद्दीकी के मामले पर तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था कि क्यों शोर मचा रहे हैं, जनरल फैज़ हमीद या फौज जो कर रही है ठीक कर रही है। भाई, 2 wrongs will not do 1 right. I'm not justifying anything which has happened in the past. वो भी गलत था, लेकिन ये तो इंतहा पर आ गया है। खानदादा साहब इंतहा पर आ गया। जो काजी फाइज ईसा साहब ने जो जजमेंट 2019 में दी है, जो फैज़ाबाद धरने पर दी है, और जो इन्होंने खदोखाल और हिदायत दी हैं कि ये एजेंसीज किस तरह से मुदाखलत कर रही हैं और उनका क्या काम है, अमेरिका की जूरिस्डिक्शन, ऑस्ट्रेलिया की जूरिस्डिक्शन, बरतानिया की जूरिस्डिक्शन, सारी जूरिस्डिक्शंस के उन्हें हवाले दिए और उन्होंने 13 हिदायत दी कि ये कीजिएगा। एक पर अमल नहीं हुआ है। मैं कहता हूं क्यों नहीं करते भाई? सुप्रीम कोर्ट इतनी पाबंद हो गई है। हम तो कह रहे हैं कि इन्होंने रियासत को यरगमाल करके रख दिया है एजेंसीज ने। बस कर दें, बहुत हो गया है इस मुल्क के साथ। अगर अवाम के मैंडेट को इस तरह आपने चोरी करके और इस तरह से उसको एनहिलेट करना है कि 47 फॉर्म जो है वो बदल के 45 फॉर्म से 8 फरवरी को अवाम ने एक पार्टी को जिताया है और 9 फरवरी को रात को आप उसको हरा देते हैं, तो इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? ये आम बात है खोसा साहब, और ये खोसा साहब ज़ाहिर है ये बहुत अहम नकात हैं और बहुत अहम मामला है। अब मरवत साहब की बात पर क्या कहिएगा? वो खुद रिटायर्ड जज हैं, वो कह रहे हैं कि इन्हें खुद नोटिस लेना चाहिए था, इन्हें खुद कंटेम्प्ट करना चाहिए था उसी वक्त जजिस को।
देखें मरवत साहब बिल्कुल कानूनी और असूली तौर पर वो सही कह रहे हैं, असूली तौर पर, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर वो सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे बताइएगा कि जो माहौल है, हम जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो दिया था, इन्होंने क्या मजाक बनाया था, जब सारे एक तरफ खड़े हो जाएं, सारे 14 पार्टियां भी एक तरफ हैं, एजेंसीज भी एक तरफ हैं, अदलिया भी एक तरफ खड़ी वो बेबस नजर आती है, तो मुझे बताएं आवाम बेचारी क्या करे? जो नाम लेती है, सांस लेता है, उसको पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं। इतने नामालूम लिखे हुए हैं 9 मई के शाखसाने में, इतने नामालूम है कि जो सांस भी ले उसको भी पकड़ के बंद कर देते हैं। मेरी गाड़ी 1 महीना हो गया अभी तक बंद है, थाना नॉर्थ कैंट में अभी तक बंद है। मुझे बताएं मुझे किस चीज की सजा दी जा रही है? मेरे घर पर फायरिंग की जाती है। जजेस भी बेचारे जो सेशन जजेस की लेवल के हैं वो भी कहते हैं कि हमारे बस में नहीं है, जो पुलिस है वो भी कहती है हमने नहीं किया। मेरा अपना मुखालिफ साद रफीक मुझे कहता है कि खोसा साहब अल्लाह दी कसम आसानी कोई था। मैं क्या, पंजाब में भी तुम्हारी हुकूमत है, मरकज में भी तुम्हारी हुकूमत है, अभी भी तुम तो इस हवाले से ज़ाहिर उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया था। मगर खोसा साहब, क्या पार्टी भी आपसे नाला हुई है कोर कमेटी के इजलास में कि आप 190 मिलियन पाउंड के केस में आपने पेश होना था, इमरान खान साहब से मुलाकात करने चली गई और आपके क्या एक्सप्लेनेशन से मुतमईन भी नहीं हुए वो? नहीं, कभी भी ऐसी बात नहीं है। वो देखें, हमारा तो 2 आ रहा थी कि क्या ऐसे में, जबकि इन्होंने इतना डैमनिंग किस्म का 6 जजेस ने अदम एतमाद चीफ जस्टिस अपने ऊपर किया है, क्या हमें उनके अदालत में पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर 2 आ रहा थी। तो फिर खान साहब को मिलना ज़रूरी था, बजाय इसके कि हम जाके उसको पेश होकर हम उसको डाइल्यूट कर देते या उसको डिफाई कर देते और उन जजेस की भी दिल आज़ारी होती। तो ये तय किया था और हमें 11 बजे का टाइम मुलाकात का था। जानबूझकर जेल वालों ने 2 बजे मुलाकात करवाई और 2 बजे यहाँ केस कॉल हुआ। मगर साइफर केस में तो कल पेश हुई थी इमरान खान साहब के साबिक कुरैशी साहब के बुकला चीफ जस्टिस के सामने। नहीं, तो साइफर केस में तो चला, वो ठीक है, वो फिर यही फैसला हुआ कि अब एक ऐसे स्टेज पर पहुंचा हुआ है तो हम इसको दोबारा बजाय इसके कि एक फिर उस कर्व में डालें कि एक नई बेंच बने और 0 से फिर शुरू हो, तो बेहतर है कि इसको जो मौजूद है इनको चलने दिया जाए। तो ठीक है, मैं मगर क्या ये दुरुस्त है कि कोर कमेटी मुतमईन नहीं हुई? जो रिपोर्ट हो रहा है कि कोर कमेटी फिर भी आपकी एक्सप्लेनेशन से मुतमईन नहीं? कोई ऐसी नहीं ना सर, ना, बिल्कुल मुतमईन थी कि कोर्ट कमेटी तो सारी मेरे साथ थी उस वक्त इमरान खान को जब हम मिले, तो उसमें जो है चेयरमैन से बैरिस्टर गौहर भी वहाँ थे, अली मोहम्मद खान भी थे, हमारे चीफ विप डोगर भी थे, ये खुद मरवत साहब भी थे, सारे मौजूद थे उसको जो मेरे साथ इमरान खान साहब को जब हम मिले हैं तो ये पूरी कोर कमेटी मौजूद थी। हाँ, अलबत्ता जो नहीं थे उन्होंने लामहला इसका इजहार किया कि जी खबरें चली हैं आपने, माशाअल्लाह मीडिया ने चलाई कि खोसा पेश नहीं हुआ। तो वो जाहिर है फिर कुछ लोग बात करते हैं, लेकिन उससे कोर कमेटी मेरी मुतमईन है और आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमने इसमें कितनी मेहनत करते हैं और कितनी जिल्लत और रुसवाई के बावजूद हम अपनी इना को मसाला नहीं बीच में आने देते। वरना जिस माहौल में हम आजकल वकालत कर रहे हैं या जेल में जाके हम ट्रायल करते हैं, ये मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी तजलील और इतना जो है वो नहीं देखी है। बहुत शुक्रिया खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्राइम ब्रेक शामिल करने को नाम पर बात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से आज एक अहम पेशरफ सामने आई है। दोनों ममालिक के दरमियान तवील अरसे बाद आला तरीन सतह पर राब्ता हुआ है और अमरीकी सदर जो बाइडेन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा है। अमरीकी सिफारत खाने ने एक बयान में कहा है कि सदर बाइडेन इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी को भी खत लिख चुके हैं और अब उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी खत लिखा है। सदर बाइडेन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुखातिब करके लिखा है कि हमारे मुल्कों के दरमियान पायदार शराकतदारी हमारे अवाम और दुनिया भर के लोगों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम है और अमरीका मौजूदा दौर के सबसे ज़्यादा अहम आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। इसमें सेहत की बेहतर सहूलियात, इक़्तिसादी तरक्की और सबकी तालीम तक रसाई के लिए हमारे मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाना शामिल है। हम पाक अमरीका ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क के जरिए माहौलियात को बेहतर बनाने, ज़राअत की तरक्की, पानी की फराहमी और 2022 के तबाकुल सैलाब से पाकिस्तान की बहाली में मदद करते रहेंगे। अमरीका इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की को फ़रोग़ देने की खातिर पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरअज़म है। एक साथ मिलकर हम अपनी कौमों के दरमियान मजबूत शराकतदारी और अपने लोगों के दरमियान करीबी रवाबित जारी रखेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।